प्रयास स्टडी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को स्वागत है। आज हम कारक विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देख लो, कारक विभक्ति या परसर्ग ये तीन एक ही प्रकार के एक शब्द को समझाता है। कारक जो है, विभक्ति वही है, परसर्ग वही है। वाक्यों में आए पद के साथ अन्य पदों का जो संबंध होता है या भिन्न भिन्न पदों के बीच जो आपसी संबंध होता है, उस संबंध को कारक कहते हैं। उस संबंध को जानने के लिए जिन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें हिंदी में विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक 8 प्रकार के हैं। तो पहले से देख लो, वाक्यों में आए पद के साथ अन्य पदों का जो संबंध होता है। वाक्यों में आए पद के साथ अन्य पदों का जो संबंध रहता है, हर पदों के बीच जो संबंध होता है, जो रिश्ता रहता है, या भिन्न भिन्न पदों के बीच और भिन्न भिन्न पदों के बीच में जो आपसी संबंध भी होता है, उस संबंध को कारक कहते हैं। तो कारक 8 प्रकार के हैं। प्रत्येक कारक के अलग अलग कारक चिन्ह है। ये चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं। ये चिन्ह संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द के बाद आते हैं। संज्ञा के साथ ये शब्द आने समय वह संज्ञा से छोड़ के रहता है, संज्ञा के साथ मिलकर नहीं रहता है। लेकिन सर्वनामों के साथ विभक्ति चिन्ह लगकर रहता है। संबोधन में ये चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं। तो आज कारक 8 प्रकार होते हैं। ये कारकों के नाम, कारक चिन्ह को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे 8 प्रकार कारक का पहला नंबर कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक ये चिन्ह में ने, से, को, के ये चिन्ह में आते हैं। 2 में कर्म कारक के चिन्ह को, से। तीसरा नंबर करण कारक से, द्वारा, के साथ। चौथा नंबर संप्रदान कारक को, के लिए, के निमित्त। 5वां में अपादान कारक से। 6 में संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। 7वां में अधिकरण कारक में, पर, को। 8वां में 8 नंबर में संबोधन कारक में हे, अरे, ओ, जी, ए, हेलो। इसी प्रकार 8 प्रकार में उसको बांटा गया है और उसका चिन्ह दिया गया है। ये प्रत्येक विभक्ति का ये चिन्ह कारक का चिन्ह है। ये चिन्ह को हम याद रखना है। ये चिन्हों को याद रखकर हम वाक्यों में इसका प्रयोग ना करने से वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता है। पहले हम कर्ता कारक के बारे में चर्चा करेंगे। कर्ता कारक क्या है हम समझना है पहले। वाक्य में जिस पद के द्वारा क्रिया का संपादन होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और एक बार देख लो, कर्ता वाक्य में जिस पद के द्वारा क्रिया का संपादन होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पर देखो, उदाहरण देखो, रानू लिखती है।
प्रश्न यदि पूछा जाए कौन लिखती है, रानू लिखती है। यहाँ पर कर्ता रानू है, रानू लिखती है, लेकिन इसमें कोई परसर्ग नहीं लगता है। कर्ता कारक के जो चिन्ह है को, के, से, ने, इसमें इनमें से किसी का प्रयोग इसी वाक्य में नहीं हुआ है। ये परसर्ग रहित है, अर्थात उसमें परसर्ग नहीं लगकर ये वाक्यों को हमने लिख सकते हैं। को लगाकर, को परसर्ग लगाकर, कर्ता कारक में को परसर्ग लगाकर हम एक वाक्य यहाँ लिखेंगे। उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। ये सर्वनाम के साथ को परसर्ग लगा है, उसको जाना पड़ेगा, इसमें परसर्ग साथ है, ये वाक्य में परसर्ग है। को का प्रयोग, कर्ता कारक का चिन्ह को का प्रयोग यहाँ हुआ है। के का प्रयोग देख लो, के का प्रयोग देखना है हम। रामू के एक बेटा है, रामू के एक बेटा है, परसर्ग के यहाँ लगा है। रामू के साथ के परसर्ग लगाते समय हम छोड़ के रखेंगे, लेकिन सर्वनाम के साथ जब परसर्ग जोड़ते हैं उसको लगाकर लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। तो रामू के एक बेटा है, रामू के एक बेटा है। से परसर्ग लगाकर राधा से चला नहीं, राधा से चला नहीं जाता, राधा से चला नहीं जाता। यहाँ देखो राधा के साथ से परसर्ग लगा है, राधा से चला नहीं जाता, इसमें परसर्ग साथ है। ने परसर्ग, ये सबसे गुरुत्वपूर्ण चिन्ह है। ये चिन्ह को हम भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ लगाते हैं। ये चर्चा हम ने परसर्ग जब पढ़ते हैं उसमें पढ़ेंगे। आज सिर्फ उसका प्रयोग कर्ता कारक में कैसे होता है सिर्फ देख लेना है। हरि ने कलम खरीदी, हरि ने कलम खरीदी, हरि ने कलम खरीदी, कलम के अनुसार क्रिया होती है और हरि के साथ ने परसर्ग लगने से क्रिया का रूप कर्म के अनुसार यहाँ होती है। तो ये परसर्ग सहित ये वाक्य हमें ने परसर्ग को हमने यहाँ हरि के साथ जोड़ करके ये वाक्यों को बनाया है। यहाँ देखना है आरंभ दूसरा नंबर में, यहाँ हम कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कारक है कर्म, कर्म कैसे कारक होता है, कर्म से कैसे वाक्य बनता है उसको हम देखना है। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया व्यापार का फल या प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया व्यापार का फल या प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। जैसे लड़का आम खाता है, लड़का आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है। फल किस पर पड़ता है, क्रिया का फल, क्रिया व्यापार का फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। लड़का आम खाता है, परसर्ग रहित, इसमें परसर्ग नहीं लगता है। दूसरे वाक्य को देखो, माँ बेटे को बुलाती है, को माँ बेटे को बुलाती है, परसर्ग सहित। इसमें देखो को परसर्ग लगा है, किसको बुलाती है, बेटे को बुलाती है, बेटे को बुलाती है। ये कर्म है, ये कर्ता है, ये क्रिया है। तो क्रिया का फल बेटे पर
पड़ता है, तो इसलिए ये कर्म कारक हो गया है। छात्र शिक्षक से पूछता है। कौन पूछता है? छात्र पूछता है। ये कर्ता क्रिया पूछना और कर्म शिक्षक यहाँ है। पूछना पूछता है, शिक्षक से पूछता है। किसको पूछता है? शिक्षक को पूछता है, तो इसलिए ये कर्म कारक हो गया है। कर्म दो प्रकार के होते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, जैसे मुख्य कर्म और गौण कर्म। मुख्य कर्म कौन होता है? मुख्य कर्म किसी को कहा गया है? अप्राणीवाचक जो संज्ञा है उसको मुख्य कर्म के रूप में हम रखते हैं। प्राणीवाचक जितने हैं वह गौण कर्म होते हैं। ध्यान देना है, अप्राणीवाचक को मुख्य कर्म में रखते हैं, गौण कर्म में प्राणीवाचक को रखते हैं। प्राणीवाचक कर्म के साथ हम विभक्ति चिन्ह को जोड़ते हैं, लेकिन अप्राणीवाचक या मुख्य कर्म जो है, मुख्य कर्म में अप्राणीवाचक है, इसमें हम विभक्ति चिन्ह को नहीं जोड़ना है। उसके बारे में हम बाद में विस्तृत आलोचना करेंगे। तीसरा नंबर में करण कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के साधन का बोध होता है, जिस संज्ञा हो या सर्वनाम पद से क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे एक वाक्य को यहाँ लिखा गया है, मैं चाकू से काटता हूँ। किससे काटता हूँ? चाकू से काटता हूँ। से का अर्थ यहाँ क्या है? द्वारा है। द्वारा। से का अर्थ द्वारा है। मैं चाकू से काटता हूँ। काटने का काम ये तो हो गया कर्ता, ये क्रिया, ये संज्ञा जो है, ये देखो चाकू से काटता हूँ। काटने का काम किससे संपन्न होता है? काटने का काम चाकू से संपन्न होता है। साधन यहाँ काटने के लिए साधन क्या है? चाकू। एक अस्त्र आवश्यक है। ये अस्त्र यहाँ पर हम साधन के अर्थ में व्यवहृत करते हैं। नीचे फिर देखो, पत्र के द्वारा यह बात बता दो। पत्र के द्वारा यह बात बता दो। तो द्वारा किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो पत्र के द्वारा यह बात बता दो। पत्र द्वारा ये बात सूचित करो। तो पत्र के द्वारा साधन क्या है? बात भेजने का, बात बताने का काम हम किससे करते हैं? पत्र द्वारा। चिट्ठी के माध्यम, खत के माध्यम हम बात को बता सकेंगे। चौथा नंबर में संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिससे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, धोबी को कपड़ा दो। धोबी को कपड़ा दो। धोबी को कपड़ा दो। देना हम किसको देंगे? धोबी को देंगे। धोबी को देंगे। यहाँ कुछ किया जाता है, जिससे कुछ दिया जाता है। यहाँ इसी वाक्य में कुछ दिया जाता है। या नीचे वाक्य को देखो, पिताजी बेटे के लिए कलम लाए। पिताजी बेटे के लिए कलम लाए। तो यहाँ देना का काम अर्थात के लिए, अर्थात
किसके निमित्त होता है? पिताजी बेटे के निमित्त, बेटे के लिए कलम लाते हैं। लोग धन के निमित्त व्याकुल है। निमित्त का अर्थ के लिए भी है, देखो, लेकिन यहाँ देखो निमित्त का अर्थ लोग धन के निमित्त, धन के लिए लोग व्याकुल रहते हैं। धन के लिए लोग व्याकुल रहते हैं। ये चिन्ह और ये चिन्ह संप्रदान कारक के चिन्ह है। संप्रदान कारक के चिन्ह है। चिन्ह को यहाँ हम इसी प्रकार वाक्य में लिखे हैं। अपादान में देखिए अपादान कारक में पांचवा में अपादान कारक, इसमें क्या हम देखते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के अलग होने का बोध होता है। जिस संज्ञा हो या सर्वनाम हो से क्रिया के अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ है, पेड़ से पत्र गिरा। पेड़ से पत्र गिरा। क्या गिरा? पत्र गिरा। कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा। पेड़ से गिरा। एक से दूसरे विच्छिन्न हो जाते हैं। ये पेड़ से पत्र विच्छिन्न हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसी को बताने के लिए से का प्रयोग यहाँ किया गया है। इसी प्रकार और एक वाक्य देख लो, हिमालय से गंगा निकली है। किससे निकली है? हिमालय से। हिमालय से क्या निकली है? गंगा निकली है। हिमालय से गंगा निकली है। ये निकलने का काम, हिमालय से एक गंगा नदी विच्छिन्न हुआ है और उससे नीचे गिरती रहती है। ये उपादान कारक का चिन्ह है से अर्थात इंग्लिश में उसको भी फ्रॉम कहते हैं, FROM कहते हैं, फ्रॉम। संबंध कारक, ये सबसे गुरुत्वपूर्ण कारक है। संबंध कारक, इसमें देखो क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं होता है। इसका संबंध किसके साथ होता है हम देख लेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध क्रिया से भिन्न होता है, क्रिया से भिन्न किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ सूचित होता है। इसमें क्रिया के साथ कुछ संबंध नहीं रहता है। इसका संबंध संज्ञा सर्वनाम के साथ मिलकर रहता है। देखो, उस संबंध कारक को उसे कहते हैं। इस संबंध कारक को हम वाक्य पढ़ने से, वाक्य का उदाहरण जो देखते हैं उससे हमको प्रतीत हो जाता है। राम का भाई। राम का भाई किसका भाई? राम का भाई। कितने भाई? ये का चिन्ह पुल्लिंग एकवचन। पुल्लिंग एकवचन का ये चिन्ह है। पुल्लिंग एकवचन का चिन्ह यहाँ सूचित होता है, वहाँ का प्रयोग होता है। राम का भाई, राम के सिर्फ एक भाई है। यहाँ देखो दूसरे वाक्य में राम के भाई, राम के भाई, राम के अनेक भाई, एक से अधिक भाई, तो इसलिए के सूचित करते हैं। अर्थात ये भाई का चेंज कुछ नहीं होता है। हमको पता है कि पुल्लिंग आकार आरंत शब्द को बहुवचन बनाते समय एकारांत कर देने से बहुवचन होता है। एतत् भिन्न और जितने कारांत रह गए उसके बहुवचन रूप एकवचन और बहुवचन में समान रहते हैं। इसी कारण यहाँ के हम कहने से ये अनेक भाई हो गए और यहाँ हैं किया गया है, तो इसी के कारण हम समझ सके वाक्य में भाई बहुवचन में है। तीसरा में देखो, राम की बहन। बहन स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग है। लेकिन राम की बहन, बहन एक बहन हो तो की लगता है। यदि राम की बहनें करेंगे तो ये भी ठीक है। यहाँ लेकिन हैं करेंगे। राम की बहन एक वचन में है,
राम की बहनें हैं बहुवचन में है। का के की का प्रयोग हो गया है। और उसके बाद देखो रा रे री, उसका अर्थ भी भाई के साथ कैसे संबंध रहता है तो देख लो। ये का के की का प्रयोग तृतीय पुरुष एकवचन में वह लगता है। का के की तृतीय पुरुष में लगता है। रा रे री ये प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष में लगता है। जैसे मेरा मेरे मेरी, हमारा हमारे हमारी, तेरा तेरे तेरी, तेरा तेरे तेरी, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी। इसी प्रकार उसका व्यवहार ये तृतीय पुरुष में होता है। का के की तृतीय पुरुष में ये होता है का के की का प्रयोग। लेकिन रा रे री का प्रयोग प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष में होता है। तो मेरा भाई है, मेरा एक भाई है, सिर्फ एक भाई है। मेरे भाई हैं, मेरे अनेक भाई हैं, एक से अधिक भाई है। मेरी बहन, मेरी एक ही बहन है। लेकिन यदि कहेंगे मेरी बहनें हैं तो बहुवचन में बहन का बहुवचन बहनें हैं। तो मेरी बहनें हैं, ये स्त्रीलिंग में है, ये पुल्लिंग बहुवचन में है, ये सिर्फ पुल्लिंग एकवचन में रा, पुल्लिंग बहुवचन में रे, स्त्रीलिंग में हरि। इसी प्रकार अपना ना ने नी, ना ने नी का प्रयोग कहाँ होता है हम देखेंगे। ये ना ने नी सिर्फ अपना जगह में, अपना भाई है, अपना एक भाई है, सिर्फ एक भाई है तो पुल्लिंग एकवचन के लिए ना लगता है। अपने भाई है पुल्लिंग बहुवचन में ने लगता है। स्त्रीलिंग एकवचन में नी लगता है, स्त्रीलिंग बहुवचन में भी वही नी लगता है। अब हम अधिकरण कारक के बारे में पढ़ेंगे। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया व्यापार के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बोतल में पानी है, जैसे बोतल में पानी है, बोतल में पानी है, इसके अंदर में कुछ है। अंदर में होने से हम क्या लगाते हैं? में लगाते हैं, में परसर्ग या विभक्ति चिन्ह को लगाते हैं। बोतल के अंदर पानी है। टेबल पर किताब है। टेबल ऐसा है, उसका एक सतह है, ये सतह के ऊपर क्या है? सतह के ऊपर यदि किताब है तो हम पर लगाएंगे, किसी के ऊपर होने से हम पर लगाएंगे। और को, तुम रविवार को आओ, को दिन दिवस तारीख के स्थान पर को हम लगाएंगे, तुम रविवार को आओ। तो इसी प्रकार अधिकरण कारक एक महत्वपूर्ण कारक है, इसका व्यवहार भाषा में बहुत है। तो बोतल में पानी है, टेबल पर किताब है, तुम रविवार को आओ। में पर को का व्यवहार हो गया है। में पर को संबोधन में हम देखना है। ये अगले पहले जो 7 कारक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसमें संज्ञा या सर्वनाम के बाद चिन्ह लगता है, लेकिन संबोधन कारक का चिन्ह पहले लगता है। कैसे हम देखेंगे। जिस संज्ञा से किसी को पुकारने और बुलाने के लिए का बोध होता है या पुकारने के लिए बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। हम पुकारते हैं जिसको, कैसे देखो, हे राम, भगवान को पुकारते हैं, ये है संबोधन कारक का चिन्ह है। वो भाई, ये भी
वो भाई, हम भाई को पुकारते हैं। हेलो मित्र, मित्र को संबोधन करते हैं हेलो। ये हेलो मित्र इंग्लिश शब्द है। ये लड़के, अरे भाई, अरे रानू। इसी प्रकार हम उसको संबोधन करते समय पहले हम ये विभक्ति चिन्ह को लिखते हैं, उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम को हम लिखते हैं। इसको बार बार अभ्यास करना है, और अभ्यास करने के बाद इसको याद हम जब रखेंगे तो वाक्य में उसका प्रयोग कैसे होता है उसको ध्यान से समझना है, और समझने के बाद हम आसानी से वाक्य को लिख सकते हैं, वाक्य का संरचना कर सकते हैं। सभी दर्शकों को धन्यवाद।